हाँ बेटा, अभी तक हम लोगों ने समझा कि मोलैरिटी क्या होती है, फिर हमने समझा फॉर्मेलिटी क्या होती है, फिर हमने समझा नॉर्मेलिटी के बारे में, और नॉर्मेलिटी के साथ साथ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की हेल्प से हमने समझा, एक बार और समझा लिमिटिंग रीजन क्या होता है और किस तरीके से सारी केमिकल रिएक्शंस में लगता है। अब वो 4 टर्म है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी के बारे में हम बात करते हैं। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, लिखिए इसकी डेफिनेशन जरा देखिएगा। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे सॉल्वेंट का जिक्र है और वेट का जिक्र है। वेट का एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इट मीन्स बाय दिस डेफिनेशन वी कैन मेक अ फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल W। वेट ऑफ सॉल्यूट हमने स्मॉल w से रिप्रेजेंट करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कम होता है तो इसलिए स्मॉल w से करेंगे, और सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए कैपिटल W से करेंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट विल बी इज इक्वल टू कैपिटल W। तो बेटा कैपिटल W मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम अगर वेट दिया गया है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भाई वेट दिया है तो वेट को आप अगर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये, एंड दिस इज कैपिटल W। इफ दिस इज इन किलोग्राम सो नो इशू, मीन्स मोलैलिटी, है ना बेटा। अब आप समझो ज़रा कि ये फॉर्मूला आपका बन गया वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू कैपिटल W विच इज इन किलोग्राम, दैट इज इक्वल टू मोलैलिटी। This will give you a complete formula for the molality। लेकिन मोलैलिटी में ज़रा इस चीज़ को और समझिएगा कि if we are doing this thing, कैपिटल स्मॉल w अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल मॉलिकुलर वेट मैं ऐसे लिख रहा हूँ सॉल्यूट का, अगर मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखता देन मैं कैपिटल से लिखता। इसका मॉलिकुलर वेट ऐसे स्मॉल में लिखूँगा और इसका मॉलिकुलर वेट मैं कैपिटल में लिखूँगा। दोनों बातें आप यहाँ से और समझ लीजिए। इफ़ वी आर टेकिंग दिस वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, देन ऑब्वियसली इन द सेम वे आई कैन मल्टीप्लाई विद 1000 एंड इट विल बिकम मोलैलिटी स्मॉल w अपॉन स्मॉल मॉलिकुलर वेट, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कैपिटल W वेट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके बेटा, यहाँ से एक बार हम फिर से चीज़ों को देखते हैं। दैट इज मोलैलिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई कैपिटल W। इट मीन्स m कैपिटल W कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। In the same way as molarity work in the reactions, it means it can also work. It can also work for equal number of moles. For equal number of moles means Na plus Nb will be for equal number of moles। जैसे आप मोलैरिटी में लगाते थे आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। m1 कैपिटल W1 इज इक्वल टू m2 कैपिटल W2, लाइक m1 V1 इज इक्वल टू m2 V2, ये लगा सकते हो। फॉर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स, फॉर अनइक्वल नंबर ऑफ मोल्स in the same way as molarity N1A प्लस N2V प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता
and you can also write down m1 capital W upon n1 is equal to m2 capital W upon n2. It can also apply it. So by this formula you can also find out molality of one reactant with respect to molality of second reactant. हाँ, स्पेशलिटी जो थी वो हमने देखा. और क्या स्पेशलिटी है? हाँ, वन मोर द बेस्ट स्पेशलिटी इज दिस मोलैलिटी टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है. इन द सेम वे इफ, जैसे हम मोलैरिटी को देख रहे थे कि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ रिवर्सिबली रिएक्ट कर रही थी, रिवर्सिबली उसका रिलेशन था. बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मेलिटी पे भी ये वर्क हो रहा था. नॉर्मेलिटी एंड टेम्परेचर ऑल्सो इन द सेम वे, बट मोलैलिटी एंड टेम्परेचर is not dependent on temperature and this will be constant. Without the graph of molality and temperature will be, because molality is independent of temperature, independent of temperature. टेम्परेचर बदल रहा है. देखिए यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है. इस पॉइंट का टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, लेकिन मोलैलिटी अलग नहीं है. मोलैलिटी सेम है. Wherever this point having different temperature, this point having different temperature, this point having different temperature, but the molality is same. It means molality is independent of temperature. तो मोलैलिटी और टेम्परेचर का कर्व आप देखोगे तो ये बनेगा. नॉर्मेलिटी और टेम्परेचर का कर्व देखोगे तो ये बनेगा. मोलैलिटी टेम्परेचर का कर्व देखोगे तो ये बनेगा. तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है. क्वेश्चन हमारा मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन पे आ सकता है. मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन देखते हैं. सीधे रिलेट करते हैं. 1/m इज इक्वल टू रो बाई कैपिटल M माइनस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000. ये बेटा सीधे सीधे यू आर गेटिंग दिस रिलेशन. हियर डेंसिटी इन ग्राम पर ml एंड दिस इज मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000. कैपिटल M इज मोलैरिटी, स्मॉल m इज मोलैलिटी. ओके, मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी में रिलेशन देखते हैं. सिंपल 1/m will be is equal to rho n, this is conversion factor, minus molecular weight upon 1000. क्या किया हमने क्या किया? हमने मोलैरिटी की जगह पर n अपॉन कन्वर्जन फैक्टर रख दिया, बिकॉज n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है बेटा, तो ये आपका इस रिलेशन को हमने देखा. अब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन को भी हमें देखना है. मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, लेकिन पहले हम मोल फ्रैक्शन पढ़ तो लें. दिस इज मोल फ्रैक्शन. चलिए इसके आगे हम मोल फ्रैक्शन को ही देख लेते हैं और दोनों के रिलेशन को डेवलप कर लेते हैं. मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. पहली बात तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. इसका भी कर्व वैसे ही बनता है. ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, एंड द कर्व इज कांस्टेंट, नो चेंज विद द टेम्परेचर. जिसका मोल फ्रैक्शन जैसा होगा वैसे ही रहेगा, टेम्परेचर के साथ उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. मोल फ्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, लेट्स सी.
मोल फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, एक्स रिप्रेजेंट होता है ये। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे उसमें क्या था, और मोल फ्रैक्शन की स्पेशलिटी क्या है भाई, मोलैलिटी की ये स्पेशलिटी थी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था और उनसे कैसे रिलेट करता था। अब मोल फ्रैक्शन की क्या स्पेशलिटी है, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो इसकी और क्या स्पेशलिटी है, इसका यूज़ इतना ज़्यादा क्यों होता है सॉल्यूशन के अंदर, वेपर प्रेशर के अंदर, क्या रीज़न है इसका। इसका देखो क्या रीज़न होता है, हमने मोलैरिटी पढ़ी, नॉर्मैलिटी पढ़ी, फॉर्मेलिटी पढ़ी, मोलैलिटी पढ़ी, इन सब में क्या था, इन सब में सिर्फ दो कंपोनेंट थे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सब के सब टू कंपोनेंट्स पर बाइनरी सॉल्यूशंस, डिफाइंड ओनली फॉर बाइनरी सॉल्यूशंस। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मींस ऐसे सॉल्यूशन जिनमें कि सिर्फ दो कंपोनेंट्स हों, ऐसे सॉल्यूशन पर ये डिफाइंड होते हैं बेटा। बाकी अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन आ जाए टर्शरी, क्वाटरनरी, पेंटानरी, तो ये फिर उस पर डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोल फ्रैक्शन एक ऐसा टर्म है, दिस मोल फ्रैक्शन इज अ टर्म कि विच कैन applied, can be applied on any solution, not limited up to binary solution। ये केवल बाइनरी सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, बल्कि ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए लग सकते हैं बेटा। कैसे, जैसे मान लो अगर कोई बाइनरी सॉल्यूशन पे भी ये अप्लाइड होते हैं जिसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, टर्सरी सॉल्यूशन पे भी ये अप्लाइड होते हैं जिसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे भी ये अप्लाइड हो सकते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन पे भी ये रिलेशन अप्लाइड होते हैं, पेंटानरी पे भी ये अप्लाइड होते हैं। पेंटानरी मीन्स हैविंग 5 कंपोनेंट्स, क्वाटरनरी मीन्स हैविंग 4 कंपोनेंट्स, टर्शरी मीन्स हैविंग 3 कंपोनेंट्स, बाइनरी मीन्स हैविंग 2 कंपोनेंट्स। हर जगह मोल फ्रैक्शन से आप चीज़ें निकाल सकते हो। पर मोल, जैसे मोलैरिटी देखा आपने, नॉर्मैलिटी देखा, फॉर्मेलिटी देखा, मोलैलिटी देखा, ये तो केवल बाइनरी सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड है। बाइनरी सॉल्यूशन मीन 2 कंपोनेंट्स, जो मेजर में है वो सॉल्वेंट और जो माइनर में है वो सॉल्यूट। ओके बेटा, एक बार फिर से समझ लो। तो मोल फ्रैक्शन की क्या स्पेशलिटी थी, दो बातों की थी, एक तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था और साथ में ये सब पे लग सकता है। इन आवर सिलेबस वी आर डिस्कसिंग ओनली बाइनरी सॉल्यूशंस, तो भाई बाइनरी सॉल्यूशन बात कर रहे हैं तो उसी की बात कर लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा भाई, बाइनरी सॉल्यूशन में मान लीजिए एक XA होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कह देंगे, और ये XB होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इसे मान लेते हैं, हम सॉल्वेंट मान लेते हैं। सवाल उठा, ये X से XB आप जो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहते हो तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रखो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स रखो। ओवरऑल उस सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT होता है, और Na जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रखो और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे रखो। ये बाइनरी सॉल्यूशन हो गया। अब मान लीजिए कोई टर्सरी सॉल्यूशन होता, और बाइनरी सॉल्यूशन में क्या आया, बाइनरी सॉल्यूशन में ये आया कि अगर आप XA प्लस XB इज इक्वल टू करेंगे, ऐड करेंगे, तो ज़रा देखिए Na प्लस NB अपॉन T डिवाइडेड बाई
it also becomes NT. NT upon NT means 1. यानी इस कंपोनेंट इसके लिए XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 आएगा। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं, XA को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XB, या हम XB को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस XA। मान लीजिए इफ वी आर हैविंग अ टर्सरी सॉल्यूशन, हमारे पास एक टर्सरी सॉल्यूशन है। टर्सरी सॉल्यूशन का मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट है, A है, B है और C है। सपोज करिए A का वेट दिया है WA, B का वेट दिया है WB, C का वेट दिया है WC। तो A से क्या करेंगे आप, A से A के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, Na क्या होगा वेट ऑफ A डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। इससे क्या होगा वेट ऑफ B डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। वेट ऑफ C डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C। तो यहां पर आपने यू आर गेटिंग Na प्लस NB प्लस NC। अगर आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे तो इट विल बिकम Na प्लस NB प्लस NC। इसका मतलब जितने भी कंपोनेंट होते, अगर ज़्यादा कंपोनेंट होते तो ज़्यादा जुड़ जाते। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके टर्सरी सॉल्यूशन में इसके बराबर हो जाएंगे। इतना देख लो बेटा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपने इस तरह से निकाल लिए। अब अगर हम यहां पर देखें कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसके आ गए, हमने बाइनरी सॉल्यूशन का भी डिस्कशन कर लिया और यहां पे हम डिस्कशन कर रहे हैं टर्सरी सॉल्यूशन का। यहां पे इसका नाम भी डाल देते हैं टर्सरी सॉल्यूशन मिक्सचर का, कि जिस मिक्सचर के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं तो यहां से हम जो x से निकालेंगे वो क्या होगा A के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही इसका फॉर्मूला होता है। B के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। C के नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। फिर जरा देखिए, इफ वी आर एडिंग XA प्लस XB प्लस XC इट विल बिकम Na प्लस NB प्लस NC। अभी आप तो इन सबको LCM ले लोगे ना NT का, और जब LCM ले लोगे NT का तो ये तो आपका कंप्लीट हो जाएगा NT के ही बराबर, एंड दे विल बी डिडक्टेड आउट। इट बिकम XA प्लस XB प्लस XC। XA प्लस XB प्लस XC ये हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1। चलिए भाई, तो क्या मतलब यहां से निकल कर आया कि अगर कितने भी कंपोनेंट हो उन सबके मोल फ्रैक्शन का सम हो सकता है ज्यादा कंपोनेंट हो इक्वल टू 1 होगा। अगर 1 है, 2 कंपोनेंट्स हैं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इन मोल फ्रैक्शन की मदद से अगर हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन निकालें तो क्या होगा। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकाल दें तब क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मैंने A माने थे, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो वही रहेगा। और अगर ग्राम ले ले तो ये आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, नाउ टेल मी वन थिंग कि अगर हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे। A हमारा सॉल्यूट है और B हमारा सॉल्वेंट है, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट
weight of solvent capital W, and molecular weight of solvent capital MW. It means capital W will be is equal to NB into capital M molecular weight. तो A यहाँ पर और B यहाँ पर, देन आई कैन पुट NB M molecular weight, molecular M अगर कैपिटल molecular weight लिख रहा हूँ तो इसका मतलब हो रहा है molecular weight of solvent. तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल W आई कैन पुट NB इंटू, NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इट मीन्स मोलैलिटी will be is equal to number of moles of solute divided by number of moles of solvent and capital W molecular weight, and this is multiply with 1000. इसको देखिए, मोलैलिटी को हमने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में ऐसे नोट कर लिया. अब एक काम करें, एक ट्रिक अपनाते हैं. ऊपर और नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम n/t से डिवाइड कर देते हैं. तो Na/nt कर देते हैं. अगर किसी सेम टर्म से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज मोलैलिटी. देन टेल मी वन थिंग, इट बिकम्स XA, it becomes XB. So you can put XA upon XB into molecular weight. This is molality. XA upon XB into molecular weight. ये आपका मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन आ गया बेटा. आप किसी का कहना था कि सर हम तो सिर्फ एक ही किसी में रिलेट करेंगे. यहाँ पर तो ये A जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और B मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है. हम किसी एक में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो हमने कहा भाई अगर किसी एक में करना चाहते हो तो आप एक काम करो, अगर A में करना चाहते हो तो आप XV को 1 - X से लिख दो. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं. और किसी ने कहा हम B में लिखना चाहते हैं, आपका मन B में है तो आप एक काम करो, XA को 1 - XB कर दो और नीचे XB ही रहने दो और ये मॉलिक्यूलर वेट कर लो. तो जिसमें आपका मन हो, जो आपसे पूछा हो. किसी ने कहा कि सर मोलैलिटी दी है और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है तो हमने कहा ये लगा दूं. किसी ने कहा कि सर मोलैलिटी दी है और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछा है, हमने कहा ये लगा दूं. तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बेटा लगा देना. तो ये था रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अभी हम लोग देखेंगे. पहले हम इससे रिलेटेड जितना डिटेल कॉन्सेप्ट हैं वो सब देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी मिक्सिंग आ जाती है तो बेटर होता है कि उन चीज़ों को हम पहले समझ लें. अब हम आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. चलिए मोलैलिटी की डेफिनेशन देखते हैं. मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ए क्या है? सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ml में ले लेते हैं तो ऊपर 1000 आ जाता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है. जरा ध्यान से देखिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैसे लिखा जा सकता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई रो ऑफ सॉल्यूशन. वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है. वेट ऑफ सॉल्यूट जो दिया है, क्या मैं इसे Na इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं? वेट ऑफ सॉल्वेंट जो दिया है तो क्या मैं इसे NB इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो. डिवाइडेड बाई रो, इट बिकम्स V. देखिए आप सब जानते हो वेट इज इक्वल टू भाई नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपन मॉलिकुलर वेट. तो जब नंबर ऑफ मोल्स, व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू
वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है तो n इंटू मॉलिकुलर वेट W हो जाएगा ना। इसी कॉन्सेप्ट से हमने ये लिखा, स्मॉल मॉलिकुलर वेट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल मॉलिकुलर वेट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, A is solute and B is solvent. In place of V you can put this thing, in place of V you can put this thing, which means capital M will be is equal to Na into 1000, और ये जो नीचे का नीचे जाएगा ना ये ऊपर हो जाएगा, और ये जब यहाँ पर आप रखोगे ये वैल्यू इन प्लेस ऑफ V you can put this thing, this V can be put in this thing, तो रो जो होगा वो नीचे आ जाएगा एंड इट विल बिकम Na इंटू मॉलिकुलर वेट प्लस Nb इंटू मॉलिकुलर वेट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट दिस थिंग। एंड नाउ मोलैरिटी को अगर आप चाहें तो डिवाइड बाई Nt, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दीजिए and it becomes capital M will be is equal to Na upon Nt into rho into 1000 divided by the same thing do in the denominator, Na upon Nt into molecular weight plus Nb upon Nt into molecular weight. This thing will be, ये आपका ऊपर वाला XA हो जाएगा, XA इंटू रो इंटू 1000 डिवाइडेड बाई XA इंटू मॉलिकुलर वेट, स्मॉल है तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, XB इंटू कैपिटल मॉलिकुलर वेट, दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी. दिस इज द रिलेशन ऑफ molarity and molarity capital M is equal to XA into rho into 1000 upon XA into molecular weight XB into molecular weight. इस तरीके से बेटा ये रिलेट किया जा सकता है XA XB को मोलैरिटी के साथ. ओके, तो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आपने यहाँ से देखा, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन आपने यहाँ से देखा, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन आपने देखा. तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन पे बेस सारी चीज़ें आपने देख ली. इसका मतलब यहाँ पर हमने किन किन चीज़ों को समझा, हमने अभी समझा मोलैलिटी को और मोल फ्रैक्शन को. चलिए इसके बाद हम लोग समझेंगे स्ट्रेंथ के बारे में.